हमारा है कैश जनरल का, कैश मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल। एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है, यानी कि एक टॉपिक है फाइनेंस का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल सब मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, इसी तरह से कैश जनरल का भी एक टॉपिक है एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन के हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करता हूँ, इट्स मीन कि ये वो स्टेप्स हैं जो कंसल्टेंट लेवल के हैं, जो कि कंसल्टेंट्स परफॉर्म करते हैं। कंसल्टेंट्स लेवल के स्टेप्स या कंसल्टेंट लेवल की एक्टिविटीज एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो किसी कंपनी में एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, इनिशियली जब एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, उस टाइम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो कंसल्टेंट लेवल एक्टिविटीज़ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होती हैं, और उसको परफॉर्म करने के लिए जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों की सेटिंग करते हैं। लेकिन उसको सेटिंग करने के बाद या कॉन्फ़िगर करने के बाद जो उस कंपनी के यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र होते हैं, जो कि पहले भी उस कंपनी का पार्ट होते हैं, वो जो कि पहले से भी उसमें काम कर रहे होते हैं, तो वो उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करते हैं, जिनको हम यूज़र एंड कहते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ को यूज़र एंड एक्टिविटीज़ कहती हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हमने कवर किए हैं जो कि कंसल्टेंट लेवल के हैं, और बहुत सारे ऐसे कवर किए हैं जो यूज़र एंड के हैं। मीन्स के जो हमने कंसल्टेंट साइड से चीज़ों को डिफाइन किया, कॉन्फ़िगर किया, साथ ही साथ उसकी टेस्टिंग भी होती जा रही है कि हम उसको टेस्ट करते जा रहे हैं कि क्या जो वर्किंग हम कर रहे हैं कंसल्टेंट साइड से चीज़ों को डिफाइन करें, उनकी वर्किंग, उनका रिस्पॉन्स या उनका रिस्पॉन्ड हमें कैसा आ रहा है, चीज़ें सही तरह से डिफाइंड है। अगर नहीं होंगी तो सिस्टम हमें एरर देगा, डेफिनेटली एरर देगा, तो उसका फिर हम सोल्यूशन देंगे। यहाँ पे भी ये तीन स्टेप्स जो है कंसल्टेंट लेवल के हैं। और फर्स्ट स्टेप जीएल की क्रिएशन, जो कि हमने मल्टीपल टाइम किया, ये यूजर एंड एक्टिविटी है। इसी तरह से सबसे लास्ट का जो स्टेप है ये भी यूजर एंड एक्टिविटी है। इसमें यूजर साइड से जाके हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, बट उससे पहले ये तीन स्टेप परफॉर्म करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। स्टार्टिंग इधर से करेंगे हम। कंपनी कोड हमारा PA के 1 है। ओके, अब हम सबसे पहले FS00 में जाते हैं, जहाँ पे हम जनरल लेजर क्रिएट करते हैं, जीएल क्रिएट करते हैं। और इसमें करंट एसेट में आएंगे, यहाँ पे एक जीएल क्रिएट करेंगे। जैसे मल्टीपल अकाउंट्स हम पहले भी क्रिएट कर चुके हैं, एमसीबी बैंक का अकाउंट, वेंडर का एडवांस का जीएल, कस्टमर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जो कि कस्टमर के मॉड्यूल में यूज हुआ है, वेंडर एडवांस अकाउंट जो कि वेंडर के मॉड्यूल में एज ए डाउन पेमेंट प्रोसेस, इस जीएल को हमने यूज किया था। फिर टैक्स की वर्किंग के अंदर हमने इनपुट टैक्स अकाउंट भी बनाया था। इसी तरह से बाकी ग्रुप्स के अंदर उनसे रिलेवेंट अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे, किसी एग्जिस्टिंग को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने से बेनिफिट ये होता है कि ये फील्ड्स सारी आपको फिल की हुई पहले से मिल जाएंगी। अगर आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट में ये सारा कुछ आपको खुद से एंटर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉपी करेंगे तो इसको इसी इन्हीं चीज़ों को आप एडिट करके, इसका नेम एडिट करके बाकी वही चीज़ें यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। मैं चले क्रिएट कर देता हूँ। उसमें नेक्स्ट नंबर है 100004, और ये कंपनी कोड आ रहा है हमारा। इधर क्लिक किया। अब ये देखिए सारी फील्ड्स ब्लैंक होगी। कॉपी के केस में ऐसा नहीं होता। कॉपी के केस में सारा कुछ उधर ही रहता है, लेकिन एडिटेबल मोड में, चेंजेबल मोड में आ जाता है। अब हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, करंट एसेट सेलेक्ट किया, बैलेंस शीट का पार्ट है, और इसका अकाउंट का हम जो नाम रखेंगे वो रखेंगे पेटी कैश। पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल में, कैश जनरल के मॉड्यूल में हम एक कैश का एक अकाउंट बनाएंगे, जिस अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली पोस्ट होंगी। अब इस जीएल में हम डायरेक्टली कोई एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे। इस जीएल में डायरेक्टली कोई एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे, सारी एंट्रीज पोस्ट होंगी कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल में। लेकिन वहां से, चूंकि इस जीएल को हमने इंटीग्रेट करना है कैश मैनेजमेंट के साथ, तो इस जीएल में ऑटोमेटिकली सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट होंगी। इस जीएल में एक खास चेक होता है जो हम लगाएंगे, स्पेशल चेक होता है। उस चेक की बेस पे इसमें हम मैनुअल एंट्री पोस्ट नहीं कर सकेंगे। इसमें थ्रू अदर मॉड्यूल आएगी जो कि कैश कैश मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। कंट्रोल डाटा में आएंगे।
यहाँ पे लाइन आइटम का चेक लगाएंगे। और सॉर्ट की, ये हमने मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस किया है। सॉर्ट की होती है कि हम इस जीएल में पोस्ट होने वाले वाले डाटा को या ट्रांजैक्शंस को किस तरह से देखना चाहते हैं। डेट वाइज देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर वाइज देखना चाहते हैं, असाइनमेंट नंबर वाइज देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम पोस्टिंग डेट को ही हमेशा रिकमेंड करते हैं कि लेजर में जो ट्रांजेक्शन हमें नजर आए वो डेट वाइज हो, पोस्टिंग डेट वाइज हो, कि सबसे फर्स्ट डेट का डाटा पहले हमें नजर आए। जैसे हम फरवरी की बात करते हैं तो फर्स्ट फरवरी की ट्रांजेक्शन सबसे पहले हो, फिर सेकंड फरवरी, फिर थर्ड फरवरी एंड सो ऑन। थर्ड टैब में आएंगे, यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप हम असाइन करते हैं। फील्ड स्टेटस ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी हमने पहले पढ़ा है, आज जस्ट मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए आप लोगों की। फील्ड स्टेटस ग्रुप के थ्रू हम जीएल्स की फील्ड का स्टेटस कंट्रोल करते हैं। कौन सी फील्ड्स, आप इसी को डबल क्लिक करें, इसमें फर्स्ट पे ही क्लिक कर लें। तो ये देखिए सारी फील्ड्स हैं। असाइनमेंट की फील्ड है, टेक्स्ट की फील्ड है, रेफरेंस की फील्ड है। अब इसमें तीन ऑप्शंस होती हैं, सप्रेस, रिक्वायर्ड या ऑप्शनल। ऑप्शनल में फील्ड आपको नजर आएगी, आप फिल कर लेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, सिस्टम आपको एरर नहीं देगा। रिक्वायर्ड में अगर कोई फील्ड रिक्वायर्ड है, जैसे कि ये टेक्स्ट की फील्ड रिक्वायर्ड है, तो इस जीएल में पोस्टिंग नहीं हो सकेगी जब तक आप टेक्स्ट की फील्ड को एंटर नहीं कर देंगे। और सप्रेस तो वो फील्ड्स हैं जो कि हिडन है, ये वाली जो जिनको मैंने सप्रेस सेलेक्ट किया हुआ ये हिडन है, इनका हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि दूसरे मॉड्यूल में यूज़ होती हैं फाइनेंस के अलावा। तो ये वहाँ पे यूज़ होती हैं, हमारे मॉड्यूल में ये यूज़ नहीं होंगी। पर अगर किसी को आपने शो करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो इस तरह ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, अब ये देखें, मैंने इस जीएल के अंदर टेक्स्ट की फील्ड को मैंडेटरी किया, और इस जीएल में जो ग्रुप लगा हुआ फील्ड स्टेटस वो ये लगा हुआ। अब इस जीएल में जब भी एंट्री पोस्ट होगी तो उसका टेक्स्ट की फील्ड मैंडेटरी होने की वजह से हमें उसको फिल करना होगा। और ये पोस्ट ऑटोमेटिकली का चेक लगेगा, यहाँ पे ये पोस्ट ऑटोमेटिकली का चेक लाजमी लगता है। ये आप सेव किया, और यहाँ पे एक नया अकाउंट शो हो गया सबसे लास्ट में, जिसका नंबर 100004 है। ये पेटी कैश अकाउंट आ गया। यहाँ से हम स्लैश एन का की यूज करते हुए बाहर आ जाएंगे। स्लैश एन का मैंने बताया था कि स्लैश एन की यूज करके टी कोड की फील्ड में आप स्लैश एन टाइप करें और एंटर का बटन प्रेस करें तो बाहर मेन पे आ जाएंगे। जब आपने कभी भी कोई एसएपी की कोई टी कोड यूज करना है तो पहले आपको मेन स्क्रीन पे होना चाहिए, मेन से आप डायरेक्ट टी कोड अप्लाई करेंगे। लेकिन समटाइम एक स्क्रीन से स्विच करके दूसरी स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, उसका प्रोसेस भी मैंने बताया हुआ, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ अभी। तो अब नेक्स्ट है FBCJ C1 का टी कोड। एंटर। नंबर रेंज, कैश के डॉक्यूमेंट की अलग से नंबर रेंज होती है, जैसे हमारे जनरल डॉक्यूमेंट के लिए, कस्टमर वेंडर्स के लिए, एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी, सबके लिए अलग अलग नंबर रेंजेस होती हैं। यहाँ पे कैश के डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग नंबर रेंज होगी। चूंकि कंपनी कोड मेरा PEK1 है, और ये सेंटर वाले इंटरवल पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक आ रहा है क्योंकि कैश में तो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट नहीं किया अलग से कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल के थ्रू। तो नंबर रेंज उसकी 01 से, उसी तरह से जैसे कि डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज हमारी 01, 02, 03 एंड सो ऑन चलती जाती हैं 99 तक। तो 01 से स्टार्ट करेंगे। इसका डॉक्यूमेंट नंबर आप डॉक्यूमेंट नंबर 1 भी रख सकते हैं, 1 से लेके 1999। अब कैश के अंदर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा वो 1 होगा, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखिए मैं इस स्क्रीन पे हूँ। अभी जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, अगर आपने टी कोड देखना तो ये राइट बॉटम के अंदर एक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रही है कि आपका ये सारा स्टेटस दिखा रहा है कि यूज़र कौन सा है, मेरा यूज़र ये है, और ये ट्रांजैक्शन है। अगर आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टी कोड सिस्टम दिखाएगा FBCJ C1। अब मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ एक नए टी कोड के ऊपर, तो मैं स्लैश एन करके बाहर नहीं आऊंगा, बल्कि स्लैश एन टाइप करके उसके बाद नया टी कोड टाइप कर दूंगा जहां भी मैं जाना चाहता हूँ। तो इससे फिर हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच कर जाते हैं। FBCJ0, एंटर। तो अब ये दूसरी स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो स्टेप था वो FBCJ C0 था। अच्छा, इसमें देखिए मल्टीपल कंपनी कोड्स के कैश जनरल बने हुए हैं, उनके साथ GL भी लिंक्ड हैं, और उनकी करेंसीज और डॉक्यूमेंट टाइप सब चीज़ें आ रही हैं। हमने भी इसी तरह से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना। कॉपी से क्या होगा, सारी डॉक्यूमेंट टाइप्स हम ये यूज़ करेंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। सिर्फ ये अपना डाटा जो है वो चेंज करेंगे। लाइक सबसे पहला कंपनी कोड का डाटा फील्ड है, हमें इसमें अपना कंपनी कोड एंटर करना होगा जो कि PA1 है। सेकेंड कॉलम के अंदर कैश जनरल का है, एक कोड बनाएंगे हम अपनी तरफ से, PKCJ, सॉरी, PKCJ में रख लेता हूँ। अब PK मेरे कंपनी कोड के मैं फर्स्ट 2 लेटर्स, और CJ फॉर कैश जनरल।
नेक्स्ट टैब में फील्ड में आके हम यहाँ पे जीएल लिंक करेंगे। ये जो जीएल हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले पैटी कैश का, उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। उसको लिंक, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। उसको लिंक करने का यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा या उसका फंक्शन क्या होगा कि उस जीएल में ऑटोमेटिक एंट्रीज पोस्ट होंगी। जैसे मैंने बताया, उसको एक चेक लगाया पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, कि उस पे सिर्फ ऑटोमेटिक एंट्रीज पोस्ट हो, डायरेक्ट नहीं हो सकेगी। मैं आपकी अभी आपको उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो इसको हमने यहाँ से सर्च करना, कौन सा अकाउंट है हमारा। अब यहाँ पैटी कैश का अकाउंट ये वाला, इसको क्लिक कर दिए। और इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे करेंसी है, इसको भी रिमूव करेंगे। हमारी करेंसी है पीकेआर, वो हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट टैब में आ जाते हैं। ये फील्ड डॉक्यूमेंट टाइप है एबी। एबी की डॉक्यूमेंट टाइप नॉर्मली हम रिवर्सल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम एस ए की डॉक्यूमेंट टाइप लेंगे। ठीक है, आपने तीन डॉक्यूमेंट टाइप यूज करनी है, एक एस ए और नेक्स्ट में के जी बाई डिफॉल्ट दोनों में आ रहा है। इसी तरह से डी जी लास्ट वाली दोनों में आ रहा है। मीन्स कि के जी किस टाइप की डॉक्यूमेंट के लिए होती है, वेंडर पेमेंट के लिए, कि अगर हम वेंडर को कैश में पेमेंट करेंगे। सिमिलरली डी जी की डॉक्यूमेंट टाइप कैश रिसीट के लिए होती है, कस्टमर से पेमेंट रिसीव के लिए होती है। अगर हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कैश में, तो फिर डीजी की डॉक्यूमेंट टाइप यूज होगी। तो केजी और डीजी ये दोनों डॉक्यूमेंट टाइप्स यूज होंगी। ठीक है, हमारा कंपनी कोड आ गया, कैश चैनल का कोड भी बना लिया हमने, और ये जीएल आ गया, करेंसी आ गई। यहाँ पे अपने पैटी कैश का अपना एक नाम रख सकते हैं, कैश चैनल फॉर PAK1। इसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी लिस्ट के साथ हमारी लिस्ट, हमारा अकाउंट जो है वो भी एंटर हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट में हमारा आ रहा है। इसको आप सेव कर देंगे। जिस एक्टिविटी के ऊपर ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाती है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का मीनिंग ये होता है कि ये एक्टिविटी कंसल्टेंट लेवल की है। जब ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाए कोई काम करते हुए, तो इट्स मीन कि ये कंसल्टेंट लेवल एक्टिविटी है, यूजर एंड एक्टिविटी नहीं है। इसको क्लिक करके सेव कर दिया। अब ये देखिए, हमारा लाइन, हमारी यहाँ पे जो एक लाइन जनरेट होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपकी मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेट आती है, या आप सीनियर लेवल पे, मीन्स कि आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपकी ये चीज़ शामिल है कि आप कैश के पूरे मॉड्यूल को लुक आउट कर सकते हैं, उसको मीन्स कि उसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी टाइम कैश जनरल को क्लोज करना है फॉर टेम्परेरी बेसिस, तो आप यहाँ से आके चेक लगा के उसको क्लोज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी यूजर कैश में पोस्टिंग नहीं कर सकेगा। आपने कैश जनरल को इधर से क्लोज कर दिया, तो ये बैकएंड का टी कोड है। आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैंने अभी इसको क्रिएट करके यहाँ से, अब यहाँ से बाहर जाने के लिए अगेन वही /FBCJ C2। अब ये C2 का टी कोड हम यूज करेंगे। अच्छा, C2 का जो टी कोड है FBCJ C2, इसमें हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझ लें। कैश चैनल के अंदर 6 टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती है बाय डिफॉल्ट। 6 टाइप्स की ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट SAP सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होती हैं। हमने जस्ट उनको अपनी कंपनी कोड के साथ लिंक करना होता है। अब वो 6 ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, उनको मैं यहाँ पे भी आपके सामने टाइप कर देता हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, कैश पेड टू बैंक, थर्ड वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स के जो सेल्स के अगेंस्ट हमें कैश रिसीव होता है। फोर्थ वन इज एक्सपेंस, और इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड कैश पेड टू वेंडर। ये 6 ट्रांजैक्शन है, ये SAP स्टैंडर्ड के अंदर पहले से मौजूद है, हम अभी उनको देख लेते हैं।
और ये उनके सिंबल है, ये जो मैंने अभी टाइप किए हैं ये उनके सिंबल है। एसएपी के अंदर ये इस तरह से आ रहे होंगे। सी आ रहा होगा, सी के सामने लिखा होगा कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, बी के साथ लिखा होगा कैश पेड टू द बैंक, आर रेवेन्यू के लिए होगा, ई एक्सपेंस के लिए, डी कस्टमर कैश कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के लिए होगा, और के कैश पे टू द वेंडर्स के लिए होगा। अब आते हैं सिस्टम पे। ये देखें डिफरेंट कंपनी कोड्स के लिए पहले से ये बिजनेस ट्रांजेक्शन असाइंड है, ये देखें ये वो ट्रांजेक्शन हैं। और सी बी डी के ई, हमने यहाँ पे न्यू एंट्री करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी कोड हम टाइप करेंगे, क्योंकि 6 ट्रांजेक्शन है तो 6 टाइम अपना कंपनी कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे, PAK1। यहाँ पे 3 4 5 6। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में है, नेक्स्ट कॉलम में क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको बताया था CBREDK। उसको क्लिक करके एक दफा चेक करें, ये सर्चिंग ऑप्शन, इसके हर फील्ड के अंदर साइड पे एक सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद है। तो ये वही वही चीज़ें, सी कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, सी कैश रिसीव फ्रॉम बैंक के लिए, और बी कैश पेड टू द बैंक के लिए, आर रेवेन्यू, ई एक्सपेंस, डी कस्टमर पोस्टिंग यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और के वेंडर पोस्टिंग मीन्स कि कैश पेड टू द वेंडर। इनको आप यहाँ से मैंने कॉपी किया था, इनको यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल V कंट्रोल C कर लिया। उससे क्या हुआ कि मुझे एक ही क्लिक पे मैंने इन इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंटर कर लिया। अब हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सी क्या चीज थी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। वो था कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। अगर आपको माइंड से निकल जाए तो दोबारा इसको सर्च करके चेक कर सकते हैं। सी क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। रिसीव फ्रॉम बैंक लिखा, लेकिन इट्स अंडरस्टूड है कि कैश रिसीव हो रहा है, क्योंकि कैश के ऊपर हम काम करें। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि जो कैश रिसीव हम कर रहे हैं बैंक से, क्या वो कैश पेमेंट की क्लासिफिकेशन का पार्ट है या कैश रिसीट का है। मैं रिपीट करता हूँ कि जो हम बैंक से कैश रिसीव कर रहे हैं, क्या वो कैश पेमेंट कहलाएगा या कैश रिसीट कहलाएगा। कौन बताएगा। सर कैश रिसीट कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलावा बाकी भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कैश पे टू द बैंक है, ये कैश पेमेंट कहलाएगा। रेवेन्यू है, सेल के अगेंस्ट हम कैश रिसीव करें तो ये कैश रिसीट कहलाएगा। एक्सपेंस हम कोई भी कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो उसके लिए हमें कैश पेमेंट करनी होगी, कैश हमें आउट करना होगा, तो ये कैश पेमेंट कहलाएगा। सिमिलरली कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये कैश रिसीट की क्लासिफिकेशन में आएगा। और फाइनली कैश पे टू द वेंडर, हम वेंडर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ये कैश पेमेंट की कैटेगरी में आएगा। इट्स मीन कि सारी ट्रांजैक्शंस के सामने यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। उसमें हमने जहाँ पे रिसीव होगा वहाँ पे रिसीव कैश रिसीट की क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे कैश पेमेंट होगा वहाँ पे पेमेंट की सिलेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने ये ए जब रिसीट होगा तो रिसीट को सिलेक्ट करना है, जब पेमेंट होगा तो पेमेंट को करना है। तो चूंकि हमारी सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, वो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक है, तो उसके लिए ये सेकेंड वाली ऑप्शन, इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो साइन हो गया। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन थी बी, वो था कैश पे टू द बैंक। इट्स मीन कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। और कैश पेमेंट के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वाली कैश पेमेंट, इसको क्लिक कर दिया। सिमिलरली आप टाइप भी कर सकते हैं, रेवेन्यू के लिए 2 और एक्सपेंस के लिए 1 टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको सर्च करके अगर आपने असाइन करना तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अब डी है, कस्टमर पोस्टिंग है, यानी कि कस्टमर से पेमेंट रिसीव हो रही है, तो कस्टमर से जो पेमेंट आ रही है वो कैश रिसीट में आएगा, और जो वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं वो कैश पेमेंट में जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बन गया 2 1 2 1 2 1। 2 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, एक सीक्वेंस में आ रही है 2 1 की रिकरिंग एंट्री बन गई। ठीक हो गया, ये भी सही क्लियर होगी बात। अब आगे आता है एक फील्ड GL अकाउंट की। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें ज़रा इनको आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट करते जाएं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, एक GL अकाउंट की ऑप्शन और एक अकाउंट मॉडिफाई की। ये वाला सेंटर में जो है ना, इसको कहते हैं अकाउंट मॉडिफाई, अकाउंट मॉडिफिकेशन या अकाउंट मॉडिफाई। दोनों में से एक चीज को हमें सिलेक्ट करना होगा, या तो यहाँ पे एक GL फिक्स करेंगे या ये अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाएंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। GL कब असाइन करते हैं, हम चेक कब लगाते हैं। जैसे देखिए हमारी कंपनी के अंदर हमारे कुछ बैंक्स हैं, काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनमें हमारे अकाउंट्स हैं।
तो हम कैश कभी बैंक अल्फा से भी रिसीव कर सकते हैं, कभी एमसीबी बैंक से भी रिसीव कर सकते हैं, कभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड से भी कर सकते हैं, कभी मीज़ान से कर सकते हैं, किसी भी बैंक से। हमारे मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल बैंक्स के अंदर अकाउंट ओपन हुए हैं। तो हम बाउंड नहीं होना चाहते कि हम सिर्फ मीज़ान बैंक से ही कैश रिसीव कर सकें, बाकियों से ना कर सकें। हम बाउंड नहीं होना चाहते। कुछ कंपनीज के अंदर बाउंड भी किया जाता है कि कैश का काम सिर्फ आपका एक बैंक के साथ चले। ठीक है, कैश रिसीव करना है, कैश पे करना है, सिर्फ एक बैंक के साथ आपका काम फिक्स हो, बाकियों के साथ आपका कैश में ना हो काम, बाकियों के साथ आपका चेक्स के थ्रू या ट्रांजेक्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो। तो अगर तो आपने किसी एक बैंक को लिंक फिक्स करना है, तो यहाँ पे आप जीएल असाइन कर दें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कभी हम एक बैंक से कैश रिसीव करें, कभी दूसरे से करें, कभी तीसरे से करें, तो सिस्टम हमें रिस्ट्रिक्शन ना दे, सिस्टम हमें कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे, रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, तो उस पर फिर हम ये अकाउंट मॉडिफाई का चेक लगाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं अभी एज ए सैंपल आपके सामने ये एक्सपेंस के लिए कोई एक जीएल फिक्स कर दूंगा। वैसे नॉर्मली एक्सपेंस की के अंदर अगर हम एक जीएल फिक्स कर देंगे, लाइक मैंने रेंट एक्सपेंस का जीएल फिक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा कि कैश के अंदर सिर्फ मुझे रेंट एक्सपेंस ही में कैश एक्सपेंस की कैटेगरी भी पे कर सकूंगा। बाकी एक्सपेंसेस मेरे कैश में नहीं हो सकेंगे, सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। सिस्टम कहेगा कि आपने रेंट एक्सपेंस का जीएल फिक्स कर दिया, तो सिर्फ वही जीएल जो है उसमें आप कैश पेमेंट उसके लिए आप कर सकेंगे, बाकियों के लिए नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमने इस चीज को नोटिस पे रखना है, हमारे नोटिस में होनी चाहिए कि कहाँ पे हमने जीएल फिक्स करना है और कहाँ पे जीएल फिक्स नहीं करना। लेकिन नॉर्मली रिकमेंडेड यही होता है कि आप यहाँ पे ये चेक लगाएं, और फिर किसी भी अकाउंट को, एक्सपेंस का हो या सेल्स का हो, किसी भी अकाउंट को आप यूज करना चाहें तो आप कर सकेंगे। लेकिन मैं 3 का चेक लगा के एक्सपेंस का एक जीएल फिक्स कर देता हूँ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरह से इसका इफेक्ट आता है। आप एक्सपेंस की हमारी जो जीएल है उनमें हम देखते हैं कौन से हैं। रेंट एक्सपेंस है, और ये फॉरेन करेंसी लॉस का है। चले रेंट का मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, चले मैं पहले तो इसको असाइन नहीं करता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब एंटर करता हूँ, देखिए सिस्टम मुझे एरर देगा। अच्छा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? अ, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, कैश पे टू द बैंक, ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया, तो सिस्टम ने मुझे पकड़ लिया कि आप यहाँ पे जीएल एंटर करें या चेक लगाया। तो मैं यहाँ पे जीएल फिक्स कर देता हूँ कोई, जस्ट टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जो जीएल था वो मेरा था 4 वाला, इसको मैंने लिंक कर दिया। अब ये है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और कैश पे टू द वेंडर, ये फाइनल ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, अब सारी ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, और एक के लिए जीएल को फिक्स कर दिए, बाकियों को मैंने चेक लगा दिया। लेकिन कस्टमर वेंडर में चेक ना तो ये अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ना चेक लगेगा, क्योंकि कस्टमर वेंडर में तो ये जीएल तो लगाएंगे नहीं, जीएल का तो ताल्लुक ही नहीं है कस्टमर वेंडर से, उनके अपने अकाउंट्स होते हैं। और ये चेक इसलिए नहीं लगेगा कि कस्टमर वेंडर हमेशा एक से ज्यादा ही होते हैं, हम किसी एक कस्टमर को बाउंड नहीं कर सकते, एक कस्टमर को फिक्स नहीं कर सकते कि हम किसी एक कस्टमर से ही कैश रिसीव करेंगे। हमारे तो 50 कस्टमर होंगे, हमारे तो 100 कस्टमर्स होंगे, 500 कस्टमर होंगे, तो हम तो किसी से भी कैश रिसीव कर सकते हैं। अगर किसी एक कस्टमर को फिक्स कर दिया, तो फिर तो हम बाकियों से कैश रिसीव नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए ये बाई डिफॉल्ट ही इसकी सेटिंग ऐसी है कि कस्टमर वेंडर के लिए ना तो आप चेक लगाएंगे और ना ही यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो उसमें सिस्टम आपको एरर भी नहीं देगा। इसके बाद एंटर करके इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हमने ये एक के लिए जीएल फिक्स कर दिया, बाकियों के लिए चेक लगा दिया। जिनमें चेक लगा उनमें तो हम कोई भी अकाउंट यूज कर सकेंगे, सिस्टम हमें अलाउ कर देगा। लेकिन जहाँ पे जीएल फिक्स कर दिया उसमें हम सिर्फ रेंट एक्सपेंस की एंट्री कैश में कर सकेंगे, बाकियों की नहीं कर सकेंगे। यहाँ से स्लैश एन करके आप बाहर आ जाइए। FS00 में जाके मैं एक या दो जीएल अकाउंट्स और बनाता हूँ एक्सपेंस के अंदर, फिर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। अब मैं जीएल बनाने के लिए कॉपी फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये कॉपी किया, नेक्स्ट नंबर है 2, एंटर। और यहाँ पे देखें सारा कुछ पहले से लिखा हुआ आ गया है। कंट्रोल डाटा में जाके देखें, ये लाइन आइटम का चेक भी लगा हुआ है, ये सॉर्ट की भी लगी हुई, करेंसी भी आ रही है,
और फील्ड स्टेटस ग्रुप भी लगा, तो ये कॉपी का बेनिफिट होता है कि कॉपी से हमें हमें एग्जिस्टिंग जीएल का सब डेटा, सारी चीजें उसकी कॉपी होके आ जाती हैं। अब यहाँ पे जस्ट हमने नेम चेंज करना है, लाइक सैलरी एक्सपेंस कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सारी चीजें मेंटेन है, इसको सेव कर दें। इसी तरह से एक और अकाउंट बना लें, 400003, और इसको भी सेव कर दें। तीन जीएल्स बन गए। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन के तीन स्टेप परफॉर्म हो चुकी, और फर्स्ट वाला भी हमने जीएल भी बना लिया। अब मैं पहले तो आपको इस जीएल में एक मैनुअल एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ, तो सिस्टम मुझे नहीं अलाउ करेगा। FB50 के टी कोड में हम आते हैं। मैंने लास्ट वीक में भी काफ़ी आप लोगों को मैसेजेस किए थे, आप लोगों की वर्किंग के हवाले से, लेकिन ऑलमोस्ट 90% या ऑलमोस्ट 90% या 95% लोगों का रिस्पांस जो है वो मुझे इस वीक में जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। आई डोंट नो कि उसमें आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप लोगों ने जो है वो उस पर काम स्टार्ट नहीं किया। जिन लोगों ने थोड़ा सा किया है वो उधर ही स्टक हुए हैं, वो आगे उन्होंने काम नहीं किया। तो आप लोगों के एग्जाम के अंदर और आप लोगों की जो आगे वाइवा वगैरह होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसमें प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए। आप लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियस लें। मैं मल्टीपल टाइम अपनी क्लासेस के अंदर कह चुका हूँ, और आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ आप लोगों से परफॉर्म नहीं हो रही, तो आप लोग यहाँ पे मेरे सामने परफॉर्म कर सकते हैं उसको। लेकिन कोई आप लोगों से यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता कि चले हम स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे ही काम कर लें थोड़ा सा। तो इस चीज़ को सीरियस लें आप लोग प्लीज़, फिर आपका एंड में रिजल्ट में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा काम। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस लें। अब यहाँ पे मैं एक जीएल फिक्स करता हूँ, वही वाला कैप पैटी कैश का अकाउंट। ये मैंने रेंट एक्सपेंस का जीएल ले लिया है, और इसको डेबिट करेंगे। अमाउंट रख लेते हैं 15,000 सपोज। यहाँ पे मैं पेटी कैश का अकाउंट यूज करूंगा, जिसको क्रेडिट करना है। कैश का अकाउंट है, कैश क्रेडिट करेंगे, पेटी कैश अकाउंट। ये क्रेडिट होएगा, अमाउंट 15,000। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो सिस्टम मुझे यहाँ पे एक एरर देगा रेड कलर में। रेड कलर का एरर होता है ना, ये देखिए, एन एंट्री इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये तो उसकी रिक्वायर्ड फील्ड की। हमारी चूंकि जीएल के अंदर जो फील्ड स्टेटस ग्रुप लगा है, उसके अंदर आपने देखा था कि टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है। तो इस वजह से सिस्टम हमें टैक्स की फील्ड के लिए यहाँ पे रिक्वायर कर रहा है। लेकिन अब जो एरर आया वो ये है, अकाउंट फॉर 100004 इट कैन ओनली बी पोस्टेड इन टू इंटरनली इन कंपनी कोड PAK1। कि इस जीएल के अंदर आप इंटरनली ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकेंगे, एक्सटर्नली नहीं कर सकेंगे। मींस कि इंटरनली से मुराद क्या होती है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट करेगा, आप नहीं कर सकेंगे। तो सिस्टम ने मुझे अलाउ नहीं किया इसमें पोस्टिंग के लिए, सिस्टम ने मुझे अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें हमने एक चेक लगाया था पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली का। अब ये पेटी कैश का अकाउंट यहाँ से तो मैनुअल एंट्री नहीं हो सकी, थ्रू अदर मॉड्यूल होगी। FBL3N का टी कोड, पेटी कैश का मैं अकाउंट वहां पे एंटर करता हूँ, ऑल आइटम पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसमें तो अभी तक मैंने कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट ही नहीं की, इसी वजह से सिस्टम मुझे मैसेज दे रहा है नो आइटम सिलेक्टेड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक नया सेशन ओपन करता हूँ, और कैश मैनेजमेंट का जो टॉपिक मॉड्यूल है, मीन्स के जो कैश की ट्रांजैक्शन का जो टी कोड है, उसको हम ओपन करते हैं, FBCJ। अब कैश की ट्रांजैक्शन पोस्ट होने लगी है FBCJ के टी कोड में आके। सबसे पहले यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इसको क्लिक करके अपना कंपनी कोड और अपना जो कैश चैनल का कोड हमने बनाया उसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट फील्ड में कंपनी कोड आएगा PAK1। सेकंड फील्ड में आप सर्च करेंगे कैश चैनल का जो कोड हमने बनाया, वो यहाँ पे शो हो जाएगा भी। ये PKCG बनाया था हमने, तो ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया।
तो ये ब्लैंक हो गया, मीन्स कि कैश में हमने अभी तक कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं की, अभी हम करेंगे। तो उसमें सिस्टम फिर उसके इफेक्ट को लेजर के अंदर दिखाएगा। आप डेली बेसिस भी एक दिन की ट्रांजैक्शंस को देखना चाहें तो आप टुडे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो आज की डेट क्या थी, आज 7 ऑफ फरवरी है, तो 7 फरवरी सिलेक्ट होगी। दिस वीक पे करेंगे, जो करंट वीक चल रहा है उसकी ट्रांजैक्शन सिस्टम सारी दिखाएगा, 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक ये करंट वीक चल रहा है। दिस करंट पीरियड में क्लिक करेंगे तो जो करंट मंथ है फरवरी का, वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारा सारा दिखा देगा, उसकी सारी ट्रांजैक्शन दिखाएगा। तो ये 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आ गए। तो ट्रांजैक्शन के लिए तो नॉर्मली हम टुडे की सिलेक्शन ही करते हैं। इसके बाद नीचे कैश पेमेंट और कैश रिसीट के दो अलग अलग फोल्डर्स हैं। तो कैश रिसीट की ट्रांजैक्शन हमेशा पहले होती है, उसके बाद फिर उसमें से कैश पेमेंट होती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके वॉलेट के अंदर अगर कैश होगा तो आप किसी को पे कर सकेंगे, या उसमें से कुछ चीज परचेज कर सकेंगे, या कोई एक्सपेंस कर सकेंगे, या बैंक को ट्रांसफर कर सकेंगे, या कुछ भी एक्टिविटी कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके वॉलेट में कैश नहीं है, आपका वॉलेट ब्लैंक एम्प्टी है, तो आप कोई भी पेमेंट नहीं कर सकेंगे। तो सेम वही सिनेरियो है, पहले कैश रिसीव करेंगे आप, देन आप कैश पेमेंट्स करेंगे। तो कैश रिसीट के फोल्डर में आके आपने यहाँ से बिजनेस ट्रांजैक्शन की फील्ड पे आके यहाँ क्लिक करना है, तो ये सर्चिंग पे चले जाएगा। यहाँ पे सिस्टम आपने कोई चीज़ एंटर नहीं करनी, जस्ट आपका कंपनी कोड होना चाहिए, और इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको 3 ट्रांजैक्शन दिखाएगा जो हमने कैश रिसीट की कैटेगरी में साइन की थी, 1 वाली सिलेक्शन, 2 वाली सिलेक्शन में। कहाँ कहाँ से कैश आ सकता है, बैंक से आ सकता है, कस्टमर से आ सकता है, रेवेन्यू के अगेंस्ट आ सकता है। तो पहले बैंक से रिसीव करें सबसे पहले। बैंक से हम 50,000 का कैश रिसीव करें, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। अब देखिए मैं यहाँ पे जीएल को फील्ड मेरे पास पड़ी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जीएल का बैंक का जीएल सिलेक्ट करता हूँ। ये एमसीबी बैंक है, उसको मैंने सिलेक्ट किया, एंटर। लाइन एंटर हो गई है, लेकिन वो रेड में पड़ गई। रेड में मीन्स कि अभी ओपन पड़ी है, अभी पोस्ट नहीं हुई। जब तक पोस्ट नहीं होगी तब तक ये लेजर में जाएगी नहीं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी करनी। आपने 3 ट्रांजैक्शन कैश रिसीव में करनी और 3 ट्रांजैक्शन कैश पेमेंट में करनी। सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इससे हम ले लेते हैं 40,000 सपोज कैश रिसीव। अब यहाँ पे जीएल की फील्ड में हमने कुछ नहीं एंटर करना, पहले तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर करें। और ये कस्टमर की अलग से फील्ड आ रही है, वेंडर की अलग फील्ड आ रही है, कस्टमर की अलग आ रही है। आपने वेंडर को पे करना तो वेंडर की सिलेक्शन करेंगे, कस्टमर से रिसीव करना तो कस्टमर की करेंगे। ये कस्टमर को सिलेक्ट किया, ये हमारा कस्टमर आ गया। ये 2 ट्रांजैक्शन एंटर हो गई। इसके बाद तीसरी रेवेन्यू की भी लें। 20,000 की अमाउंट, रेवेन्यू का टैक्स कर लें, और यहाँ पे सेल्स का जीएल सेलेक्ट करेंगे। ये सेल अकाउंट आ गया, और एंटर। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन हमारी एंटर हो गई कैश रिसीट में। ठीक है, हमारी 3 ट्रांजैक्शन कैश रिसीट में एंटर हो चुकी हैं। मैं आपको इसका जीएल भी दिखा देता हूँ, जनरल लेजर। ये वही वाला पैटी कैश का अकाउंट है, इसका लेजर हम ओपन कर रहे हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि जब आप ट्रांजैक्शन एंटर कर लेते हैं तब तक वो उसमें शो नहीं होती, जब तक आप उसको पोस्ट नहीं कर लेते। अब वापस आ जाते हैं उसी जगह पे। अब इसमें ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम वन बाय वन भी पोस्ट या सेव कर सकते हैं। एक को क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट सिलेक्शन करेंगे तो एक 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 करके सिलेक्ट पोस्ट होगी। सेव करेंगे तो पहले ये सेव में जाएगी, सेव में जाएगी मीन्स कि पहले पार्किंग में जाएगी फिर पोस्टिंग में जाएगी। पार्किंग में अगर जाएगी, सेव में जाएगी, तो इट्स मीन कि अगर उसमें आपको बाद में ये इसमें कंफर्मेशन आती है कि आपकी ट्रांजैक्शन रॉन्ग है, तो आप उसको डिलीट कर सकेंगे। लेकिन पोस्ट अगर कर दी तो फिर वो डिलीट नहीं होगी, फिर वो रिवर्स होगी। अभी मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। विदाउट सिलेक्शन मैं अगर यहाँ से सेव करूंगा तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन चाहे जितनी भी होंगी सारी एक ही दफा में सेव हो जाएंगी। सेव में क्या होगा, ये रेड कलर का जो साइन है ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। येलो हो गया।
और साथ ही आप ये देखें डॉक्यूमेंट का नंबर असाइन होगी, डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3। ये 1 2 3 क्यों है? मैंने अभी नंबर रेंज एक बनाई थी कैश मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए, कैश के डॉक्यूमेंट्स के लिए नंबर रेंज बनाई थी, उसकी रेंज मैंने रखी थी डॉक्यूमेंट नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड। तो सिस्टम ने साथ ही डॉक्यूमेंट के नंबर असाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, आप इसी तरह से पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, तीनों ट्रांजेक्शन एक ही दफा में ग्रीन हो जाएंगी। अब ये जो ग्रीन होगी ना, इट्स मीन कि अब ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया हमारा लेजर के अंदर। अब इस जीएल को, इसके लेजर को ओपन करें, एग्जीक्यूट करें। तो ये देखिए तीनों ट्रांजैक्शन उसके अंदर पोस्ट होगी, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, रेवेन्यू और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तीन ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे पोस्ट हो चुकी हैं और बैलेंस जो है 110,000 आ गए। तो यहाँ पे भी देखें क्लोजिंग बैलेंस 110,000 आ गए। ओके। अब आते हैं कैश पेमेंट में। अब हमारे पास 1,10,000 का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ कैश इन हैंड में। अब हम अपने अपने एक्सपेंस कर सकेंगे। उसके लिए कैश पेमेंट में जाके बिजनेस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करके आपने सिर्फ इसको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन आपको सिस्टम दिखा रहे हैं, कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन। तो इसमें अब हमने ट्रांजैक्शन करनी है। पहला एक्सपेंस का ले लेते हैं, पहले एक्सपेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंस कर लेता हूँ सपोज 10,000 का। इसमें मैं करने जा रहा हूँ सैलरी एक्सपेंस। और यहाँ से मैं सैलरी का जीएस सेलेक्ट करूंगा। ये है सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, नंबर नोट कीजिएगा क्या है, 400002। 400002। अब मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। सिस्टम ने मुझे एक मैसेज दिया है। मैसेज क्या है? अकाउंट नॉट रेडी फॉर इनपुट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्सपेंस, एंट्री डिलीटेड। मैंने आपको बोला कि अकाउंट नंबर मैंने एंटर किया 400002। मैंने जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया, सिस्टम ने मुझे एक मैसेज दे दिया कि अकाउंट नॉट रेडी फॉर इनपुट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सपेंस। कि जो अकाउंट आपने एंटर किया है, इसके लिए आपने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन सेलेक्ट की है एक्सपेंस की, इसलिए इसके लिए तो आपने सेटिंग कोई और की हुई है बैकएंड पे। वो कौन सी सेटिंग की हुई है, कौन बताएगा? एक्सपेंस के लिए मैंने बैकएंड से अभी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम एक सेटिंग की थी। जीएल को फिक्स किया था, रेंट एक्सपेंस के जीएल को फिक्स कर दिया था कि रेंट एक्सपेंस ही कैश में पे हो, बाकी कोई और एक्सपेंस ना हो। तो उस वजह से सिस्टम कह रहा है कि आपने तो बैकएंड पे रेंट एक्सपेंस का जीएल फिक्स किया, तो यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेंस का जीएल असाइन करें। तो सिस्टम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट क्या आएगा। सिस्टम उस जीएल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सिस्टम 400002 को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो सिर्फ 400000 को ही एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि हमने बैकएंड से फिक्स किया हुआ। ये होता है अगर आप बैकएंड पे एक जीएल को फिक्स कर देते हैं। मैं इसको अब उसका वहां से जो लिंक है वो खत्म करता हूँ। FBCJ C2 में जाके ये देखिए, ये मैंने जीएल फिक्स किया। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा और एंटर करूंगा तो सिस्टम फिर मुझे एरर देगा। अब वो कह रहा है कि या तो फिर जीएल फिक्स करें या फिर ये चेक लगाएं। तो मैं चेक लगा लूंगा अब। चेक से मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मैं किसी भी एक्सपेंस में एंट्री पोस्ट कर सकूंगा। मीन्स के रेंट एक्सपेंस हो, सैलरी एक्सपेंस हो, ट्रैवलिंग हो, किसी भी एक्सपेंस में मैं कर सकूंगा, सिस्टम मुझे अलाउ कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा। FBCG में वापस आते हैं और ये कैश रिसीट में हमारी ट्रांजैक्शन आ चुकी है। अब कैश पेमेंट में आते हैं।
मैं एंट्री रिपीट करता हूँ, पहली एंट्री सेव नहीं हुई थी, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने वहां से जीएल को चेंज किया, अब मैं देखता हूँ जीएल यहाँ से चेंज करूंगा तो देखते हैं सिस्टम हमें अलाउ करता है। एक्सपेंस को क्लिक किया, 10,000 के अमाउंट, और सैलरी एक्सपेंस का मैंने जीएल ले ली, उसका टेस्ट ले लिया, और यहाँ से सैलरी एक्सपेंस में सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने अगेन वही अकाउंट लिया, 400,002 एंटर। अभी भी उसने सेव नहीं किया। ओके, अभी बैकेंड से डाटा सेव नहीं हुआ था, इस वजह से उसने नहीं। ये सैलरी एक्सपेंस एंटर किए, तो अब देखिए सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे कोई मैसेज नहीं आया, और सिस्टम ने 400,002 को एक्सेप्ट भी कर लिया। इट्स मीन कि सिस्टम ने जो बैकएंड में मैंने सेट चेक लगाया था, एक जीएल को फिक्स किया, तो उसको मैंने चेंज किया, तो उसकी बेस पे सिस्टम ने मुझे यहाँ पे अलाउ कर दिया कोई और जीएल सेलेक्ट करने के लिए। इसी के बाद एक्सपेंस की एक और एंट्री कर लेते हैं, सैलरी एक्सपेंस। अब दो ट्रांजेक्शन्स मैंने एंटर की हैं और सेव कर दी, लेकिन बाद में जब मैंने इसकी रिकॉन्सिलेशन की, मैंने डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये 10,000 की एंट्री मैंने डुप्लीकेट कर दी। दो दफ़ा कर दी, मुझे एक दफ़ा करनी थी। तो आप क्या करेंगे, आप इसको आप डिलीट करेंगे जब तक ये येलो में पड़ा हुआ। मीन्स कि ये बेसिकली पार्किंग का कॉन्सेप्ट ही है, येलो में पड़ा तो इट्स मीन कि ये पार्किंग में पड़ा हुआ, होल्ड पड़ा हुआ। अभी इसको आपने फाइनली, इसका पोस्टिंग नहीं हुई, लेजर में इसका इफेक्ट नहीं गया, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट लाइन का, इसको क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे, तो ये लाइन यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन डिसअपियर हो गई। इट्स मीन कि आपने जो एंट्री करनी थी बाय मिस्टेक, आपसे जो एंटर होगी तो उसको आपने डिलीट कर दिया, लेकिन अगर वो पार्किंग में पड़ा हुआ था, सेव में पड़ा हुआ था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और ट्रांजेक्शन एंटर करता हूँ और यही अमाउंट दोबारा एंटर करता हूँ, ये अकाउंट। और अब इसको एक लाइन को सिलेक्ट करके, मैं यहां से नीचे से, इसको कहते हैं सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन, कि अगर आप एक लाइन को सिलेक्ट करें तो उसको आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने नीचे वाली लाइन को जो कि रेड है उसको सिलेक्ट करके सेव सिलेक्शन पे कर रहा हूँ। तो या पोस्ट पे कर देता हूँ। चलिए पहले सेव भी कर लेते हैं। अब दोनों का स्टेटस क्या है, इक्वल स्टेटस हो गया, दोनों डॉक्यूमेंट पार्किंग में पड़े हुए हैं। अभी हम इसको अगर रॉन्ग है तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से इसको रिमूव करें, अगर यहाँ से मैंने पोस्ट कर दिया तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगी, मीन्स के डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गए। लेकिन अब अगर मुझे ये रियलाइज होता है कि मेरा डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट हो गया और मुझे इसको डिलीट करना, तो अब ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो लेजर के अंदर जा चुका है। अब यहाँ पे इसको एक दफा रिफ्रेश करें, तो एक्सपेंस के अंदर भी देखें दो ट्रांजेक्शन आ गई 10,000 की, ये 10,000 सैलरी एक्सपेंस, ये भी सैलरी एक्सपेंस। इट्स मीन कि अब ये इफेक्ट लेजर में जा चुका है। अब आप इसको अगर सिलेक्ट करके डिलीट करने जाएंगे तो ये डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन रिवर्स होगा। यस करेंगे, रिवर्सल रीजन आप 01 देंगे। रिवर्सल में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट यहाँ से डिसअपियर नहीं होगा, जैसे हमने पार्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और रिवर्सल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पार्किंग में डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, और लेजर से डिसअपियर होने के बाद दोबारा नजर नहीं आता। लेकिन पार्क जो पोस्ट डॉक्यूमेंट है जो रिवर्स होता है, पोस्टेड डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है, और अगर रिवर्स हो गया तो वो डॉक्यूमेंट आपके लेजर में हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, वो कहीं गायब नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये जो सेकेंड एंट्री है, अब ये चूंकि पोस्ट हो चुकी है, अब हम इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्सल के लिए मैंने रीजन 01 थी और इस पर क्लिक किया, तो ये डॉक्यूमेंट इधर ही रहेगा और एक डॉक्यूमेंट और आ जाएगा। ठीक है, दो क्रॉस के साइन ये दिखा रहे हैं कि एक डेबिट और एक क्रेडिट। 1 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब ये देखें, ये डॉक्यूमेंट नंबर भी साथ साथ अपडेट होते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 4 6, और बीच में जो 5 नंबर है वो चूंकि डिलीट कर दिया तो वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। अब ये 6 और 7 ये डॉक्यूमेंट अपडेट होते जा रहे हैं। इसके बाद कैश पेमेंट के अंदर ही
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। कैश पेड टू द वेंडर 25,000। अब वेंडर की पेमेंट के लिए मैं जीएल की फील्ड में कोई अकाउंट एंटर नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे वेंडर की फील्ड में अकाउंट एंटर करूंगा। अब यहाँ से मैं अपना एक वेंडर ले लेता हूँ, कैश पे टू वेंडर, और एंटर। अब एक चीज को नोट किया आपने कि मैंने वेंडर का अकाउंट सेलेक्ट किया, बट सिस्टम ने यहाँ पे एक जीएल असाइन कर दिया। ये जीएल कौन सा हो सकता है? क्या बता सकते हैं ये जीएल कौन सा है? यहाँ पे जीएल सिस्टम ने कहाँ से लिया है? देखिए, मैंने जब वेंडर के मॉड्यूल पे काम स्टार्ट किया था, तो इसी तरह से कस्टमर के मॉड्यूल पे काम किया था। तो वेंडर और कस्टमर जब हम बनाते हैं तो उसमें एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है। हम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाते हैं। ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट क्या होता है? ये हमारा कंट्रोल अकाउंट होता है और एक जीएल होता है। इस जीएल के थ्रू हमारे कस्टमर्स और वेंडर्स के बैलेंसेस जो होते हैं, ये बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं, बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली वो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है। जो भी ट्रांजैक्शन किसी वेंडर में पोस्ट होगी, जो भी ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर में पोस्ट होगी, वो उसके रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के अंदर भी लाजमी तौर पे पोस्ट होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन। तो अब ये मैंने वेंडर का अकाउंट सेलेक्ट किया, सिस्टम ने उसका रिकॉन भी यहाँ पे फेच कर लिया। अभी मैं आपको कस्टमर का भी दिखाता हूँ। कस्टमर में भी सिस्टम ने रिकॉन्सिलेशन अकाउंट को लिए फेच किया था। ओके। अब आप इसको एक लाइन को सिलेक्ट करके, अगर यहाँ से एक एक करके सिलेक्ट करना चाहें और पोस्ट सिलेक्शन पे करेंगे तो सिर्फ एक ही पोस्ट होगी। ठीक है, एक ही पोस्ट हुई और वो डायरेक्ट पोस्ट होगी, ग्रीन रेड से डायरेक्ट ग्रीन में चलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा हो गया। और अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 75,000। लेजर में इसका इफेक्ट देखें और यहाँ के रिफ्रेश करें। अब ये देखें, 75,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, और एक डॉक्यूमेंट जो हमने रिवर्स किया था, ये 10,000 का, ये डेबिट में, क्रेडिट में और डेबिट में आ गई। इट्स मीन कि जो डॉक्यूमेंट हमने 10,000 का पोस्ट किया था वो रिवर्स कर दिया। उसके रिवर्सल का भी इफेक्ट भी आ रहा है और एक्चुअल का भी आ रहा है। दोनों यहाँ पे दोनों का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो रिवर्स डॉक्यूमेंट होता है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होता लेजर से। वो कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल से भी डिसअपियर नहीं होता, लेजर से भी डिसअपियर नहीं होता। इसी तरह ये कैश रिसीट में आके जो हमारी कस्टमर की ट्रांजैक्शन हमने की थी, ये देखें, ये हमने कस्टमर सेलेक्ट किया था। तो कस्टमर के सामने ये जीएलबी सिस्टम ने असाइन कर दिया था, जो कि उसका रिकंसिलिएशन अकाउंट था। इसके बाद अगर आप किसी भी अकाउंटिंग एंट्री का डिस्प्ले देखना चाहें, लाइक आप ये देखना चाहें कि पैटी कैश के साथ ये ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट हुई है, तो आप इसी को क्लिक कर लें। वेंडर को जो हमने पेमेंट की है कैश में, इसको सिलेक्ट करें, और ये है फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करें। तो इसमें ये एंट्री जो आपको दिखा रहा है, सिस्टम आपको दिखा रहा है, ये अकाउंटिंग एंट्री यानी कि पेटी कैश की जीएल में ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हुई है। इसमें क्या एंट्री हुई है? वेंडर डेबिट हुआ है और पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो अब ये देखिए, ये जीएल तो हमने डायरेक्टली इसको हिट नहीं किया। 100004 के अंदर तो हमने डायरेक्टली कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं की, और वैसे भी डायरेक्टली तो सिस्टम हमें इसमें पोस्टिंग करने भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब ये कहाँ से पोस्ट हुई है? ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल के थ्रू पोस्ट की है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर होता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री सारी मेंटेन होती है। इसको क्लिक करें। एक तो यहाँ पे सिस्टम आपको बताएगा कि आपका कौन से टी कोड के थ्रू ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है, और किस डेट में हुई है, और किस यूज़र से हुई है। और इसके बाद जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ हुई है वो केजी की हुई है। हमने कॉन्फ़िगरेशन करते हुए तीन डॉक्यूमेंट टाइप्स यूज की थी। कौन कौन सी तीन की थी? एक एस ए की थी, और एक डी जी की थी, और एक के जी की थी। एस ए की टाइप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एस ए की टाइप, एस ए जो है वो जनरल डॉक्यूमेंट की, जनरल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए। डी जी की डॉक्यूमेंट टाइप जो होती है वेंडर पेमेंट के लिए, सॉरी, डी जी की होती है कस्टमर, रिसीट के लिए।
अब वो कैश में रिसीव हो रही है तो उसमें डॉक्यूमेंट टाइप डीसी यूज हो रही है। सिमिलरली जो केजी की है, ये वेंडर पेमेंट के लिए। अब वो कैश में पेमेंट हो रही है तो डी केजी की डॉक्यूमेंट टाइप यूज हो रही है, तो हमने यहाँ पे यही देखा, ये केजी की डॉक्यूमेंट टाइप यूज हो रही है। तो इट्स मीन कि जो वेंडर को पेमेंट हुई है वो केजी की टाइप में सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको केजी के अंदर पोस्ट किया। इसी तरह से आप अगर इसको क्लिक करते हैं, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट, तो इसमें देखें सिस्टम, ये हेडर हेडर एरिया में है, तो इसमें देखें सिस्टम ने एस ए की डॉक्यूमेंट टाइप को हिट किया। लेकिन इस ट्रांजेक्शन के अंदर ना तो जीएल वेंडर की इन्वॉल्वमेंट है, ना कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ जीएल की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देखिए पैटी कैश अकाउंट, ये भी एक जीएल है, और सैलरी एक्सपेंस अकाउंट ये भी जीएल है, दोनों जीएल है। तो जब जीएल टू जीएल ट्रांजेक्शन होगी वो जनरल एंट्री कहलाती है, उसमें एस ए की डॉक्यूमेंट टाइप यूज हो रही है, और वन की रेंज का डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है। इसी तरह से जिसमें वेंडर इन्वॉल्व होगा, वेंडर को पेमेंट करेंगे कैश में, उसमें केजी की डॉक्यूमेंट टाइप यूज होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से अगर आप कस्टमर में आते हैं और यहाँ पे रेवेन्यू को सिलेक्ट करके फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, तो इसमें भी देखें दोनों जीएल है, पेटी कैश का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट, दोनों जनरल लेजर है। तो जनरल लेजर के लिए डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे ही यूज होती है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर असाइन की थी। इसी तरह से जो कस्टमर की ट्रांजेक्शन हुई थी, ये वाली, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन हुई थी, इसको सिलेक्ट करके आप फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। तो इसमें देखें डॉक्यूमेंट हेडर एरिया में आते हैं तो डीजी की डॉक्यूमेंट टाइप, इट्स मीन कि जिसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट आ गई उसमें डीजी की डॉक्यूमेंट टाइप आई। और डीजी की डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये कस्टमर रिसीट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, ये भी हो गया। यहाँ से स्टेप बैक। अब जब डे एंड होता है तो कैश के बिजनेस के अंदर हम कैश को ट्रांसफर कर देते हैं। डे एंड में हम अपने कैश को एक मीन्स की एक लिमिट तक हम अपने कैश को अपने पास रख सकते हैं, कैश इन हैंड को। वैसे नॉर्मली हम कैश सारा ट्रांसफर कर देते हैं बैंक में। तो कैश पेमेंट के टैब में आके डे की सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन होती है कैश पे टू द बैंक। अब इसमें जितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है सारे का सारा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर कैश इन हैंड हमने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कुछ रखना है अपने पास कैश कैश इन हैंड, वो हम रख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 70,000 ट्रांसफर कर देता हूँ तो 5,000 कैश इन हैंड हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ से बैंक का जीएल लेंगे जिस बैंक में हमें ट्रांसफर करना है कैश, कैश पे टू द बैंक, एंटर। और अब आप इसको पोस्ट कर दें। पोस्ट क्या होगा, डायरेक्ट ग्रीन हो जाता है, रेड से डायरेक्ट ग्रीन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, 5,000। लेजर से चेक करें, यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रहेगा। तो इस तरह से कैश मैनेजमेंट का मॉड्यूल हमारा काम करता है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हाउस बैंक और बैंक मैनेजमेंट। इसमें जैसे हमारा प्रीवियस टॉपिक कैश मैनेजमेंट का था, ये है बैंक मैनेजमेंट। कि जैसे हमारा किसी बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो हम एसएपी सिस्टम के अंदर उसका बिल्कुल पैरेलल में एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसके अकाउंट आईडीज, उसकी इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, और उसके साथ भी एक जीएल लिंक करते हैं। और फिर उसको मेंटेन करने के बाद, हाउस बैंक या बैंक वगैरह को मेंटेन करने के बाद एक चेक मैनेजमेंट का मॉड्यूल यानी कि चेक का सिस्टम क्रिएट करते हैं सिस्टम के एसएपी के अंदर। कि चेक मैनेजमेंट, जैसे एक चेक बुक होती है, हम चेक बुक बनाते हैं एसएपी में, जैसे बैंक से हमें एक चेक बुक मिलती है और उसके थ्रू फिर हम अपनी पेमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी चेक बुक जो बनती है एसएपी में, ये बेसिकली तो बैंक की उनके रिकॉर्ड में ही होती है।
क्योंकि अगर उनके रिकॉर्ड में नहीं होगी तो ये चेक कभी भी क्लियर नहीं हो सकेगा बैंक से। जो भी हमारा रेलेवेंट बैंक होगा उससे कभी भी ये क्लियर नहीं हो सकेगा अगर बैंक में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। इवन कि जो बैंक की चेकबुक होती है, जो बैंक वाले इशू करते हैं अपने कस्टमर्स को, उनका भी रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर वो एंटर करके फिर इशू करते हैं, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड एंटर नहीं करेंगे तो वो चेक उनके सिस्टम से कभी भी क्लियर नहीं हो सकेगा। तो ये चेक मैनेजमेंट का मॉड्यूल और बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल, इसमें स्टार्टिंग में हम दो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, एक बैंक की का और सेकंड है बैंक हाउस बैंक का। बैंक की में हम एक बैंक की के अंदर एड्रेस मेंटेन होता है, किसी भी ब्रांच का किसी भी बैंक का एड्रेस मेंटेन होता है। और हाउस बैंक के अंदर हम अपने बैंक की सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, लाइक बैंक का अकाउंट नंबर हमारा क्या है, और बैंक का जो उसमें हमारी जो ट्रांजैक्शंस की करेंसी है वो क्या है, और अकाउंट आईडी क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग है, कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम हाउस बैंक के अंदर मेंटेन करते हैं। तो मैं अभी, हमारे पास एक जीएल पहले से बना है, हम उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। करंट एसेट के अंदर एमसीबी का हमारा एक अकाउंट ये पहले से बना हुआ, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नया अकाउंट बनाना चाहे तो नया भी बना सकते हैं, मैं नया चले बना देता हूँ। नंबर 5 नेक्स्ट। सर ये कल करें। चलिए थोड़ा सा कर लें, ये हाउस बैंक और बैंक ही बना लेते हैं, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन कल कर लेंगे। ये चेक नहीं लगेगा, यहाँ पे ये चेक लगेगा रेलेवेंट टू कैश फ्लो का, जिस जीएल के थ्रू हमने कैश मैनेजमेंट, चेक मैनेजमेंट का, जिसमें जिसको हमने चेक मैनेजमेंट में यूज करना होता है जिस जीएल को, उसके अंदर ये चेक लगता है। इस चेक का पर्पज ये होता है कि फिर हम चेक मैनेजमेंट के थ्रू उस उसके जो जीएल होगा उसमें जो चेक मैनेजमेंट का मॉड्यूल है उसके थ्रू हम चेक से इशू कर सकेंगे अपने वेंडर्स को, जो अपनी पार्टीज को। और इसको मैंने सेव कर दिया, मीज़ान बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट है हाउस बैंक की क्रिएशन FI12 से। FI12 का टी कोड है हाउस बैंक बनाने के लिए, तो सबसे पहले कंपनी कोड मेरा आएगा, क्लिक किया। अब यहाँ पे कोई भी हाउस बैंक या उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी हाउस बैंक को क्रिएट नहीं किया सिस्टम के अंदर अपनी कंपनी कोड के लिए। तो न्यू एंट्री पे आएंगे। अब मैं मिजान का एग्जांपल मैंने दिया है, तो ये मैंने एक हाउस बैंक का कोड रख लिया, कंट्री PK है, क्योंकि जो इससे पहले हम एक बैंक की भी बनाते हैं। जीएल बनाने के बाद नेक्स्ट काम होगा बैंक की बनाना, FI01। बैंक की में जस्ट हम बैंक का एड्रेस मेंटेन करते हैं, लाइक बैंक की जो है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है, सबसे पहले तो कंट्री बताना होगा। फिर इसके बाद मीज़ान 149 सपोज, ये 149 आप अकाउंट नंबर के अंदर से कोई डिजिट ले सकते हैं, ताकि हम अपने अकाउंट्स को डिफरेंशिएट कर सकें। समटाइम होता है हमारे मीज़ान के अंदर ही डिफरेंट एरियाज में अकाउंट्स होते हैं, तो जो अकाउंट नंबर है वो आपको डिफरेंशिएट करता है ये कौन सी ब्रांच का अकाउंट नंबर है। ये मैंने एड्रेस मेंटेन कर दिया, इसमें जस्ट एड्रेस ही होता है और इसका कोई उसमें कोई टेक्निकल कोई इफेक्ट नहीं है इसका। हाउस बैंक इसके बाद बनाएंगे FI12। और हाउस बैंक के अंदर सबसे पहले कंपनी कोड बताएंगे हमारा कंपनी कोड कौन सा है, और इसके बाद न्यू एंट्री पे आएंगे। हाउस बैंक का मैंने कोड रखा MEZAN, और कंट्री है PK। ये है बैंक की फील्ड, बैंक की हमने अभी बनाई थी मीज़ान 149, तो यहाँ पे मैंने बैंक की एंटर कर दी। अब देखिए मैंने मीज़ान ये बैंक की इधर एंटर की, तो उसके बाद जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये क्रिएट का जो बटन है ये एक्टिव है, चेंज का इनएक्टिव है। चेंज का जो ऑप्शन है वो ग्रे में है और क्रिएट का जो है वो एक्टिव मोड में है। लेकिन जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो क्रिएट का ऑप्शन जो है वो ग्रे हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और चेंज का एक्टिव हो जाएगा। अभी एंटर किया,
तो अब ये देखिए स्टेटस चेंज हो गया। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि सिस्टम, अभी मैंने बैंक की एंटर नहीं की थी, मतलब टाइप तो कर ली थी लेकिन एंटर नहीं किया था, तो सिस्टम ने उसको क्रिएट का ऑप्शन एक्टिव रखा कि अगर आप बैंक की क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आके बैंक की भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने पहले उसको क्रिएट किया हुआ, यहाँ पे जस्ट मैंने एंटर करके जब एंटर का बटन प्रेस किया तो सिस्टम ने क्रिएट को ग्रे कर दिया कि ये तो क्रिएटेड है, ये तो पहले से आपने क्रिएट की हुई। अब अगर इसमें कुछ चेंज करना तो आप चेंज क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि उसका नाम वगैरह या एड्रेस वगैरह अगर आपने बैंक की का कोई चेंज करना तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से सिस्टम क्रिएट के ऑप्शन को ग्रे करके चेंज को एक्टिव कर दिया उसने, और इसको सेव किया। इसके बाद ये बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अगेन सारी फील्ड्स ब्लैंक आ गई, न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे हमने अपने बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है। तो मीज़ान का अकाउंट है, मीज़ान में हमारे समटाइम एक से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं, तो MEZ01 कर दिया मैंने कि मेरा मीज़ान का अकाउंट नंबर 1 है ये। जिसके मीज़ान मीज़ान में अगर हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उनके आप कोड्स डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे मीज़ान MEZ01 02 03 एंड सो ऑन, इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसका बैंक का नेम आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा। ये वही अकाउंट नंबर है जो बैंक की तरफ से हमें इशू होता है, जो हमारी चेकबुक के ऊपर या जिस जिस अकाउंट के थ्रू हम अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, ये वो अकाउंट नंबर आपने इधर एंटर करना है। ये GL की फील्ड है, हमने एक GL भी बनाया अभी मिजान के लिए, मिजान बैंक के लिए एक GL बनाया FS00 में, उसको यहाँ पे आके लिंक करेंगे। ये है मिजान बैंक अकाउंट, उसको क्लिक किया। और ये करेंसी, करेंसी की फील्ड है PKR, करेंसी आ गई। और ये नीचे वाला एरिया जो है ये बैंक की का है। देखिए ये मैंने बैंक की ये बनाई थी इस कंट्री के अंदर, तो उसकी बेस पे सिस्टम ने उसका डाटा वहां से उठा लिया। बैंक एड्रेस जो है, बैंक की का जो एड्रेस हमने मेंटेन किया था वो सिस्टम ने वहां से उसको फेच कर दिया। अब इसको सेव करेंगे। और ये ट्रांसपोर्ट आई बैन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने यस करना है। और ये एक फील्ड आ जाएगी ब्लैंक, इसमें आपने ऑन रिक्वेस्ट पे नहीं, इसके सारे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दें, SP कर दिया और सेव कर दिया। और यहाँ पे आके दोबारा क्लिक करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हाउस बैंक बन गया। हमने कितना काम कर लिया, बैंक ही बना ली, हाउस बैंक, उसका अकाउंट ID और अकाउंट नंबर ऐड करके यहाँ तक हो गया। अब इसकी इनवाइस क्रिएट करेंगे, वेंडर की इनवाइस क्रिएट करेंगे और उसकी पेमेंट्स करेंगे और फिर उसको चेक का साइन करेंगे। ठीक है, वैसे इतना लेंथ ही नहीं है, अगर आप कहते हैं तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी अगर कल करना तो वो भी मुझे बता दें। फिर बाकी कल कर लें। ठीक है। और बाकी चले, रिमेनिंग जो अभी हमने किया उसमें से कोई चीज़ डिस्कस करने वाली हो, कोई पूछने वाली हो तो वो एटलीस्ट आप लोग डिस्कस कर लें। सर टैक्स कॉन्फ़िगरेशन वाले पोर्शन में वेंडर इनवॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी बताएं किधर इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर करनी तो करें। सर स्क्रीन शो हो रही है। जी हो गई। सर ये कैलकुलेट टैक्स कर लिया तो ये एक एरर शो कर रहा है इधर। एरर किधर आ रहा है? मैं आपको एक मिनट। सर इधर कोई टैक्स वगैरह नहीं शो हो रहा, लेकिन इधर जब शो हम होना इसे भी नहीं, एंटर करते। इधर शो भी नहीं होना। अच्छा। जी।
आपने क्या करना है, जिधर 35,000 की अमाउंट लिखी है ना, नीचे नीचे वाली लाइन में, उस पे आप लेके आए, नीचे वाली, हाँ जी, यहाँ पे या रखिए। यहाँ पे क्लिक करें और टैब के बटन से आगे चलें। टैब के बटन से ये वाला, रुक जाए, दोबारा 35 में क्लिक करें। जी सर, इधर 35,000 पे आ गए। अब एक दफा टैब के बटन को क्लिक करें, एक दफा। अब यहाँ पे जो फील्ड आई ना, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ओपन करें, ये जिसके ऊपर टी लिखा है, हाँ, इसको थोड़ा सा ओपन करें। ठीक है, ये है टैक्स कोड। आपने जो टैक्स कोड बनाया ना, उसको आपने इधर सर्च नहीं करना, टाइप करना है, जो भी बनाया आपने ठीक है सर। वो टाइप करें। अब एंटर का बटन प्रेस करें। वो आ गई आपकी अमाउंट टैक्स के ऊपर, वो रेड कलर में आ गई, 5950, टैक्स का चेक जी मिला। सर। तो इस तरह से आप ये अमाउंट आप 35,000 के अंदर ऐड कर लें। ठीक हो गया सर। ठीक है, कर लें, इसको कंप्लीट कर लें, हो जाएगा। अब एंट्री करना है सर। जी, ये टोटल अमाउंट बनेगी 4950, 409, ठीक है। ठीक हो गया, एंटर करें आप। ठीक है, वो ग्रीन होगी, अब आपने सिमुलेट करना है। अच्छा, अब आप मुझे एक बताएं, बात मैंने बताई हुई है क्लास में मैंने ये चीज़ बताई हुई है, नीचे एरर मैसेज आ गया है, बॉटम में एक एरर मैसेज जी आ रहा सर। है। और ऊपर जी से सर। सेव का बटन जो है वो भी इनएक्टिव है, ग्रे है, वो आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे ही क्या, है सर। इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या इसमें इशू आ रहा है? सर ये हम इनपुट टेक्स्ट वाले में आके डबल क्लिक करेंगे जी, और इधर टेक्स्ट की ये वेरी टेक्स्ट को गुड, एंटर कर देंगे इधर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। इधर कर देंगे हम वेंडर इनवॉइस। ठीक है, यहाँ से हम एक स्टेप बैक आ जाएंगे हाँ जी, एक स्टेप बैक आ जाएंगे। और ये आ गया है। ठीक है, अब सेव हो गया, अब सेव का बटन एक्टिव हो गया और आपका एरर रिमूव हो गया। ठीक। थैंक यू सो मच सर। ठीक, वेलकम। और किसी स्टूडेंट का कोई इशू डिस्कस करना चाह रहे हो? ये और कोई अगर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हो? चलें, ठीक है, अभी सेशन क्लोज करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करें, काम करें। अगर कोई मसला है तो कल की क्लास में एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा काम कर के आइएगा, ताकि कल की क्लास में कोई चीज़ डिस्कस करने वाली तो आप डिस्कस कर सकें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।